So, good evening to all of you and welcome to Eduteria. So, Eduteria में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हमारी अर्थव्यवस्था की पहली क्लास है और इस पहली क्लास का जो शीर्षक है, जो टॉपिक है, वह है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी। सर प्लीज़ टाइम से, हम टाइम पे ही रहते हैं। वहाँ पर जो लाइव करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो उसमें थोड़ा सा 3-4 मिनट लग जाता है, क्योंकि ये क्लास बंद होती है फिर खुल आती है, तो उसमें थोड़ा सा एक समय लग जाता है। तो आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और आज अर्थव्यवस्था का परिचय, जो हमारा जो फर्स्ट क्लास है, अर्थव्यवस्था का परिचय, इसको हम समझेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि क्या क्या जो है वो हमको इसमें जानना है, ताकि हमारा जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वह क्लियर हो जाए। ठीक है। और फिर लास्ट में इससे संबंधित जो एमसीक्यू होगा, जो पहले की परीक्षाओं में पूछा गया होगा, उस एमसीक्यू को भी हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अगर एमसीक्यू देखते जाएंगे तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वह भी बढ़िया रहेगा। अब देखिए, सबसे पहले हमारे मन में एक सवाल उठेगा कि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो अर्थशास्त्र की दो परिभाषाएं हैं, मींस दो डेफिनेशन है। तो आगे डेफिनेशन को नहीं समझते हैं, ठीक है, आगे उसकी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। तो इकोनॉमी का दो डेफिनेशन है, और इकोनॉमिक्स होता क्या है इसको समझते हैं, फिर हम लोग डेफिनेशन देख लेंगे। ठीक है। देखो, इकोनॉमी का मतलब है कि जैसे मान लो कि एक कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो ये मैं हूं, और इस व्यक्ति के पास मान लेते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेस है, सीमित संसाधन है। इनके पास लिमिटेड रिसोर्स है, सीमित संसाधन है। अब सवाल ये उठेगा कि संसाधन क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है। तो हर वो चीज जो आपकी इच्छा की पूर्ति करता है उसे हम संसाधन कहते हैं। यह मानव भी हो सकता है, ये प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन जैसे हवा, पानी, ये सब आपकी कुछ ना कुछ इच्छा की पूर्ति करता है। जैसे हवा पानी के बिना आप जीवन में जी नहीं सकते। मानव निर्मित यानी मैन मेड भी हो सकता है। मैन मेड का मतलब है जैसे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ये सब भी कुछ आपकी आवश्यकता की पूर्ति करता है। गाड़ी, जैसे मान लीजिए अगर हम गाड़ी की बात करें तो आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, वो आपकी नीड है, उसकी पूर्ति गाड़ी से हो सकती है। अगर आपको इंटरटेनमेंट करना है तो उसकी पूर्ति टीवी से हो सकती है, टेलीविजन से हो सकती है। अगर आपको चीज़ों को लंबे टाइम तक स्टोर रखना है तो उसके लिए कोल्ड या फिर रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि संसाधन हर वो चीज़ है जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और ये मानव के द्वारा निर्मित भी हो सकता है, मैनमेड और नेचुरल दोनों हो सकता है रिसोर्सेस। तो मान लेते हैं कि वरुण कुमार के पास लिमिटेड रिसोर्स है। अब इस लिमिटेड रिसोर्स का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं वरुण कुमार के पास स्टील है और वो भी लिमिटेड, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 100 यूनिट स्टील है। अब इस 100 यूनिट स्टील का इस्तेमाल वरुण कुमार कहां करें? क्या उसका इस्तेमाल वरुण कुमार पटरी बनाने में करें, रेलवे के? क्या उसका इस्तेमाल वरुण कुमार ट्रकों को बनाने में करें, या फिर उसका इस्तेमाल वरुण कुमार मशीनों को बनाने में करें? तो चूंकि वरुण कुमार के पास लिमिटेड स्टील है, तो उस लिमिटेड स्टील का वरुण कुमार कहां उपयोग करे? यहां करे, यहां करे, यहां करें, और भी बहुत जगह होगा। कहां करें? क्या यहीं पर पूरा कर दें? क्या यहीं पर पूरा कर दें? क्या यहीं पर पूरा कर दें? क्या इन दोनों में करें, इसमें ना करें? क्या इन दोनों में करें, इसमें ना करें? मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन वरुण कुमार चूज करें स्टील का इस्तेमाल के लिए? चॉइस वरुण कुमार के पास अब चॉइस है कि कहां करें, यहां करें, यहां करें, यहां करें। तो वैसा विज्ञान यानी वैसी किताब जो वरुण कुमार को यह चॉइस समझाएगी, उस किताब का नाम है इकोनॉमी। उस किताब का नाम क्या है? इकोनॉमी। यानी इकोनॉमी बेसिकली क्या है? इकोनॉमी इज द साइंस। इकोनॉमी इज अ साइंस यानी एक विज्ञान है, किताब है पढ़ने वाली,
इन विच वी स्टडी हाउ टू यूज रिसोर्सेस। अर्थशास्त्र एक किताब है, एक विज्ञान है, जिसमें हमको यह समझना होता है कि हम अपने रिसोर्सेस का इस्तेमाल कैसे करें, कितने अच्छे ढंग से करें। क्या इसका इस्तेमाल यहां कर दें जो रिसोर्सेस है मेरे पास स्टील, या उसका इस्तेमाल यहां कर दें, या उसका इस्तेमाल यहां कर दें। अर्थशास्त्र हमको यही सिखाएगा कि हम रिसोर्सेस का इस्तेमाल कहां करें, कहां करें। ठीक है, रिसोर्सेस का इस्तेमाल कहां करें, यही हमको अर्थशास्त्र सिखाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोचिंग है, और उस कोचिंग में मान लेते हैं उस कोचिंग में ढेर सारा डिपार्टमेंट है। मान लो एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिकेशन है, टेस्ट सीरीज है, क्लासेस है, डे टू डे का ऑपरेशन है। और इसके लिए मान लेते हैं आपके पास, मान लेते हैं 3 लोग हैं। डिपार्टमेंट कितना है? 5। लोग कितने हैं? 3। यानी संसाधन कितने हैं आपके पास? सीमित। 3 ही संसाधन है, मानव संसाधन। अब इस 3 लोगों से आपको 5 विभाग में काम कराना है। ये कैसे कराएंगे? यही जो आपको बताएगा वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आपको यही बताएगा कि सीमित संसाधन से अधिकतम लाभ कैसे लिया जा सकता है, या लिमिटेड रिसोर्स का इफिशिएंटली यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, यही इकोनॉमी बताएगा। तो जिस भी कोचिंग की इकोनॉमिक्स सही नहीं होगी वह कोचिंग डूबेगा। क्यों? क्योंकि वह अगर संसाधन ज्यादा ले लिया, मान लेते हैं कि 10 लोगों को हायर कर लिया, तो फिर कॉस्ट निकाल नहीं पाएगा, कैसे सैलरी देगा। और अगर 3 लोगों से इस्तेमाल नहीं कर पाया तो फिर कोचिंग बंद हो जाएगी। तो इकोनॉमिक्स आपको यह बताएगा कि कैसे कम रिसोर्सेस से ज्यादा इफिशिएंटली आप काम कर सकते हैं। यही इकोनॉमिक्स आपको बताता है। तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस इन विच वी स्टडी हाउ टू यूज रिसोर्सेस प्रॉपरली। अर्थव्यवस्था एक विज्ञान है, अर्थव्यवस्था एक किताब है जो आपको बताता है कि किस प्रकार से संसाधनों का सही ढंग से प्रयोग किया जाए। दैट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, यही है वो किताब है। क्लियर है? यही वो किताब है। क्लियर है? तो इसको समझना है, ये है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, उससे फायदा क्या होगा। तो डिसीजन मेकिंग आपकी आसान हो जाएगी कि कैसे हम किसी चीज का इस्तेमाल कैसे करें। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं आपके पास घंटा कम है, पढ़ना ज्यादा है, उस केस में भी आपको ये चॉइस लेने में मदद करेगा कि आपके पास टाइम कम है और आपके पास सब्जेक्ट्स ज्यादा है। तो इकोनॉमिक्स आपको यही सिर्फ सिखाता है कि कैसे कम रिसोर्सेज से भी आप बेहतर आउटपुट निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये जो है यह हमको समझना है। अब जो ये है मैंने आपको बताया, ये फर्स्ट डेफिनेशन है उसका। अब सेकेंड डेफिनेशन क्या है? ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन सिलेबस पर भी आएंगे, धैर्य रखो बेटा गजेंद्र, बाबू मेरा सोना, धैर्य। अब सेकेंड डेफिनेशन क्या है? सेकेंड डेफिनेशन है वैसा विज्ञान या वैसी किताब, मान लो ये विज्ञान की किताब है, ये विज्ञान है या किताब है जो हमको ये बताए कि प्रोडक्शन कितना किया जाए, उत्पादन कितना हो, जो हमको ये बताए कि कंजम्पशन कैसे किया जाए, उपभोग कितना करें, और जो हमको ये बताए कि वितरण कैसे हो, सरकार चीजों को लोगों तक कैसे पहुंचाए। तो सरकार जो है या देश में कितना उत्पादन हो, कितना वितरण हो और कितना उपभोग हो, इसके बारे में जो भी किताब हमको बता रहा है उसी किताब का नाम इकोनॉमिक्स है। उसी किताब का नाम इकोनॉमिक्स है। ठीक है, उसी किताब का नाम क्या है? इकोनॉमिक्स। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, उसी किताब का नाम जो है वह इकोनॉमिक्स है। तो 2 डेफिनेशन आ गया
इकोनॉमिक्स जिसमें हम रिसोर्सेस को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, कम रिसोर्सेस को, और दूसरा जिसमें हम प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन के बारे में पढ़ते हैं। इसी को कहते हैं हम इकोनॉमिक्स। इसी को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। क्लियर है? ठीक है। बिहार इकोनॉमी भी होगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जो जो इकोनॉमी पूछता है सब होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था हर खंड में होती है, वो तो होगा ही होगा। भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, और बिहार वाले में भी होगा। तो पढ़ने पर फोकस से कम फोकस, ज्यादा फोकस बिहार का बता दीजिए तो है ना, बता दीजिए। टॉपिक, सब्जेक्ट्स को पढ़िए। ठीक है, सब्जेक्ट्स को जो है वह पढ़ने की कोशिश जो है वह कीजिए। सब्जेक्ट्स को पढ़ लेंगे तो आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा। ठीक है जी, तो फोकस जो है वो सब्जेक्ट पर करना है। तो दो तरीके से आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब आप एक मन में सवाल आएगा कि सर वाई लिमिटेड रिसोर्स, संसाधन सीमित ही क्यों हो, असीमित क्यों ना हो? क्योंकि देखिए आपको डिसीजन लेना है कि इसमें इस्तेमाल करें, इसमें करें और इसमें करें। तो अगर आपको डिसीजन लेना है तो डिसीजन लेने के लिए जो है वह संसाधन जो है वह सीमित होने चाहिए। सीमित संसाधन रहेगा तभी तो आपको निर्णय लेना होगा। अगर कोई चीज बहुत है उसके लिए निर्णय क्या लेना है? मान लीजिए कि शादी में 100 लोग आए हैं और 5000 मिठाई है, तब क्या डिसीजन लेना है? जितना मन है उतना खिला दीजिए। लेकिन अगर शादी में 100 लोग आए हैं और मिठाई जो है 80 है, तभी डिसीजन लेना होगा कि कैसे मिठाई बांटे। तो इसलिए डिसीजन लेने के लिए जरूरी है कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हो, और भारत में या फिर किसी भी देश में रिसोर्सेस जो है वह लिमिटेड है। रिसोर्सेस जो है वह लिमिटेड है। तो अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, एक सिद्धांत है। सिद्धांत कहां पर पढ़ते हैं आप? बुक में। विज्ञान और सिद्धांत मतलब है, कहने का मतलब है कि यह एक साइंस है, एक विज्ञान है, एक सिद्धांत है, एक तरह से आप जो है वह थ्योरी है, ये जिसको आप किताबों में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र वही है। तो इसलिए लिमिटेड रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया गया। अब दूसरा सवाल आएगा कि सर हम लोग अर्थशास्त्र तो ठीक है, अब ये बताइए कि अर्थव्यवस्था क्या होता है? अर्थशास्त्र तो ठीक है, अर्थव्यवस्था हम किसको कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था हम कहते हैं, अर्थशास्त्र में तो हमने सारी चीजों को पढ़ लिया। अर्थव्यवस्था जो है वह एक क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में हम ये पढ़ते हैं कि अब उत्पादन किया कैसे जाए, अब वितरण किया कैसे जाए, अब उपभोग कैसे होगा। तो अर्थशास्त्र जो है वह हम उसमें अध्ययन किए। अब वो थ्योरी था, अब आया प्रैक्टिकल का दौर, और प्रैक्टिकल के दौर में हमको यह सीखना है कि अब किसी क्षेत्र में उत्पादन कितना हो, किसी क्षेत्र में उपभोग कितना हो, किसी क्षेत्र में वितरण कितना हो। तो जब हम भारत के क्षेत्र में उत्पादन कितना होगा, भारतीय क्षेत्र में वितरण कितना होगा, भारत में उपभोग का पैटर्न कैसा है, जब हम इसको पढ़ रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा, यानी हमने जो साइंस पढ़ा, थ्योरी पढ़ा, वो अर्थशास्त्र है। जब हम किसी विशेष क्षेत्र में उसका अध्ययन करेंगे तो वो अर्थव्यवस्था है। यानी जब हम किसी एक क्षेत्र में, चाहे वो भारत हो, चीन हो, जब हम देखेंगे कि जब हम वहां पर उत्पादन, वितरण और उपभोग करने की कोशिश करेंगे तब हम कहेंगे कि वो अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो दैट मीन्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया जहां पर, तो ऐसे समझिए, जब हम किताब पढ़ रहे हैं तो अर्थशास्त्र है, और जहां पर ये उत्पादन, वितरण और उपभोग हो रहा है वो अर्थव्यवस्था है।
यानी विज्ञान जो है, सिद्धांत जो है, यानी थ्योरी और साइंस इज इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, एंड द रीजन इज इकोनॉमी। तो किताब कौन सी चीज है? वो है अर्थशास्त्र, सिद्धांत है। और जब किसी क्षेत्र में उसके बारे में हम पढ़ेंगे या किसी क्षेत्र में उसका क्रियाकलाप करेंगे तो वो क्या है? वो है इकोनॉमी, इकोनॉमी। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या है? तो दो शब्द है, एक है इकोनॉमिक्स यानी सिद्धांत, साइंस, थ्योरी, और एक है इकोनॉमी, रीजन। तो थ्योरी में हम क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन। और रीजन में हम जो है वो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन होगा, इस क्षेत्र में ये होगा और यहां हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले अब इसको हम लोग थ्योरेटिकली इसको देखने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस इन विच वी स्टडी हाउ टू यूज रिसोर्सेस प्रॉपरली। तो इकोनॉमी एक साइंस है जिसमें हम यह पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कैसे किसी रिसोर्स को अच्छे ढंग से यूज कर लें, जो ही बताया आपको हमने एग्जाम्पल से, मेरा ही एग्जाम्पल था, दैट इज इकोनॉमिक्स। यह है इकोनॉमिक्स। तो ये एक साइंस है, ये एक विज्ञान है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि संसाधनों का यानी रिसोर्सेस को कैसे प्रॉपरली यूज करना है। तो आपके मन में यह सवाल आ सकता है, रिसोर्स क्या है? व्हाट इज रिसोर्स? तो रिसोर्सेस मींस ये नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है, एंड दैट सेटिस्फाइसेस ह्यूमन वांट, और जो ह्यूमन या मानव की इच्छा को पूरा करे वह रिसोर्सेस है। जैसे हवा, प्लांट्स, कूल, एटसेट्रा। तो एक डेफिनेशन तो यही हो गया कि व्हाट इज इकोनॉमी, सिंपल है। अब दूसरा डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमी मीन्स द प्लेस या द साइंस इन विच वी स्टडी दिस, दिस एंड दिस। तो इकोनॉमी क्या है? जहां पर हम प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। देखिए, सफलता अगर पाना है तो जो जो यहां पर कमेंट है ना, उस पर थोड़ा सा अगर कम ध्यान देंगे तो सफल हो जाएंगे आप। बाद बाकी को कमेंट करने दीजिए ना, सबका सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होना है। कमेंट करो बाबू तुम लोग, समझो मत, पीडीएफ मिलेगा। बैच का डिटेल देखे बिना आए थे, बैच खरीदे थे, कैसे खरीदे थे, किस प्रकार से बैच खरीदे थे? बैच का डिटेल नहीं पढ़े थे तो पहले बैच का डिटेल पढ़ के आओ। और जो यहां पर समाज सेवा में उतरे हैं छात्र, बहुत सारे समाज सेविक छात्र होंगे जिसका कोशिश होगा कि हम उसको समझा दें, उसको बता दें, नंबर ले लें, कलेक्ट कर लें, उसके बाद उससे बातचीत चले, टेलीग्राम पे बात हो, शादी विवाह तक बात पहुंचे। उस समाज सेवियों को से अनुरोध है कि समाज सेवा क्लास में ना करें। बैच की डिटेल में आपको बताया गया है कि पीडीएफ मिलेगा तो मिल ही जाएगा। सवाल है कि नोट करना है कि पीडीएफ मिलेगा। इस तरह का सवाल भविष्य में होने वाले अधिकारियों से हम उम्मीद नहीं करते। इस तरह का सवाल हमसे पूछा जाएगा कि नोट कर लें कि अब पीडीएफ मिलेगा। अरे भैया, तुमको मन कर रहा है तो तुम नोट कर लो, नहीं मिल रहा है तो तुम पीडीएफ से देख लेना। ठीक है, इतने देर हम खड़े हैं उतने देर में नोट हो जाएगा जितना देर में हमसे तुम सवाल पूछ रहा है। तो ये जो है अर्थशास्त्र के बारे में हमने देख लिया। दिस इज इकोनॉमिक, दिस इज इकोनॉमिक्स। ठीक है,
अब ये सब हम पढ़ लिए, अब हमको इंप्लीमेंट करना है, तो जहां हम इंप्लीमेंट करेंगे उसको कहेंगे इकोनॉमी। ठीक है, तो व्हाट इज इकोनॉमी? तो द एरिया और रीजन वेयर दीज एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर कंडक्टेड। तो पढ़ लिए, अब जहां करेंगे, जैसे मान लीजिए आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे, जैसे बीपीएससी वाले लोग विपार्ड में जाते हैं, वहां पर पढ़ेंगे, और फिर जिस जगह पे उस चीज को प्रैक्टिकल करेंगे वो जगह अर्थव्यवस्था है, वैसे समझिए। तो पढ़ लिए वो इकोनॉमिक्स था, जहां इंप्लीमेंट करेंगे वो इकोनॉमी है। तो ये वो क्षेत्र है जहां पर इन सारी चीजों को जो हमने पढ़ा है उसको हम संचालित करेंगे, कंडक्ट करेंगे, दैट इज इकोनॉमी, दैट इज इकोनॉमी। अब ये कहीं भी हो सकता है, ये क्षेत्र इंडिया का होगा तो इंडियन इकोनॉमी, ये क्षेत्र पाकिस्तान का होगा तो पाकिस्तान इकोनॉमी, ये क्षेत्र अगर चाइना का होगा तो चाइनीज इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी। मान लीजिए आपसे सवाल पूछ दिया कभी कि सिंगापुर और जापान में, ऐसा पूछ दिया मान लीजिए एक सवाल कि सिंगापुर है और जापान है, तो सिंगापुर या जापान दोनों को ले लो और इधर वर्सेस इंडिया ले लो। कभी मान लीजिए कभी एग्जाम देने गए या किसी मित्र ने कभी इंटरव्यू देने का मौका मिला, आईएएस ओएएस बने, ऐसा सवाल पूछ दिया कि सिंगापुर और जापान है और इंडिया है। इंडिया के पास पॉपुलेशन ज्यादा, एग्रीकल्चरल लैंड ज्यादा, ये दोनों जो है वो इंडिया के पास मान लो ज्यादा है, इनके पास कम है, इनके पास ज्यादा है। फिर भी अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखें तो ये यहां का ज्यादा है। क्यों? व्हाट इज द रीजन? तो अभी तक जो आपने पढ़ा कि उसके हिसाब से इसका रीजन क्या है कि इंडिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी लोगों के जीवन का स्तर कम है और सिंगापुर और जापान का ज्यादा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया में जो रिसोर्सेस थे उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया गया। एग्जाम्पल, मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है, उसका भी हम लोगों ने सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। मानव संसाधन का इस्तेमाल हमको स्किल देने में करना था, कौशल देने में करना था, उसका हमने इस्तेमाल नहीं किया और हमने उनको स्किल नहीं दिया। हमने क्या करा? हमने जो है वह उनको अनस्किल्ड रखा, उनको कौशल नहीं दिया। उनको जहां पढ़ना था हमने उनको पढ़ने नहीं दिया, उनको जहां बेहतर स्वास्थ्य फैसिलिटी चाहिए था वो भी हमने नहीं दिया। इस कारण से हमने अपने रिसोर्सेस को यूटिलाइज नहीं किया। हमारे पास जितने संसाधन थे उसको हमने बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की। इनके पास कम थे, इन्होंने बेहतर कर लिया। हमारे पास ज्यादा था लेकिन हमने उसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं किया। दैट इज द रीजन कि इसकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से आगे हो जाती है। दैट इज द रीजन। उन्होंने रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी को लेकर के आए, स्किल दिया लोगों को ताकि वो टेक्नोलॉजी बना सके। दैट इज द रीजन। ठीक है, तो दैट इज व्हाट हियर इट इज रिटन। तो सिंगापुर एंड जापान हैव वेरी लिमिटेड पॉपुलेशन एंड एरेबल लैंड, yet they are behind the India because of resources have not been used properly। मतलब वहां पर यूज हुआ, यहां नहीं हुआ। ठीक है, यही बात यहां लिखा हुआ है। यस नीलम, बहुत बढ़िया। अब एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है एडम स्मिथ। क्या नाम है? एडम स्मिथ। इनके बारे में पढ़ेंगे तो और आपको मजा आएगा। एडम स्मिथ क्या बोलते हैं ये देखिए। एडम स्मिथ कहते हैं, आ गया, हाँ, एडम स्मिथ कहते हैं, ये देखिए है एडम स्मिथ, यहां देखिए, ये एडम स्मिथ क्या कहते हैं? ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर हैं। सब आपको नोट्स मिलेगा, बिल्कुल आपको लिखने से ज्यादा समझने पर फोकस करना है। तो यानी जो वर्तमान या आधुनिक जो अर्थशास्त्र है उसके ये पिता है
और ये क्या कहते हैं, यानी अर्थशास्त्र के जनक हैं, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो धन का अध्ययन है। मतलब जहां पर भी पैसा का बात हुआ, जहां पर भी पैसे को लेकर के आप कुछ भी कर रहे हैं, आप समझ लीजिए कि आप अर्थशास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, पैसा, बस क्यों पैसा पैसा करने वाला मामला है इनका, स्टडी ऑफ वेल्थ। यानी अगर अर्थशास्त्र पढ़ना है तो पैसे के बारे में पढ़ लीजिए, अर्थशास्त्र पढ़ लिए, क्योंकि इनका मानना है कि पैसा जिस देश के पास ज्यादा होता है उस देश में खुशी भी ज्यादा होती है। इसलिए पैसा के बारे में पढ़ लिए तो इसका मतलब है कि आप अर्थशास्त्र पढ़ लिए। तो ये कहते हैं कि पैसे का अध्ययन, धन का अध्ययन, स्टडी ऑफ वेल्थ इज द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इनके हिसाब से यही है, और ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहे जाते हैं। उनकी एक किताब है जिसका नाम यहां लिखा है, मैं आगे भी दिखाता हूं। तो एडम स्मिथ, याद कैसे रखेंगे किताब का नाम, एडम स्मिथ ने क्या किया, एडम स्मिथ ने एक इंक्वायरी की, उसी के हिसाब से आप ध्यान रखेंगे कि उनकी किताब का नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ ने एक इंक्वायरी की और उसी के चलते उनकी किताब का नाम है, ये याद रखने का तरीका आपको बता रहा हूं, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो एडम स्मिथ के बारे में भी थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए। हमारे वाले में आपको सारा कुछ अच्छे से लिखा हुआ मिलेगा, और सबसे अच्छी बात है कि ये मेरे द्वारा ही लिखा गया है, तो हैंड रिटन मेरा ही है, ताकि आपको ज्यादा समझा पाए हम। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा किताबी भाषा इसमें नहीं मिलेगा, आप किसी भी किताब में खोजिएगा ऐसा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरे तरीके से हैंड रिटन है। ठीक है, अब हैंड रिटन को ही प्रिंटेबल कर दिए, क्योंकि हैंड रिटन पढ़ने योग्य नहीं होता। ठीक है, तो अर्थशास्त्र इज व्हाट, स्टडी ऑफ वेल्थ, स्टडी ऑफ वेल्थ, बिकॉज ही बिलीव्ड दैट मोर वेल्थ ऑफ अ कंट्री हैज द हैप्पियर द पीपुल आर। यानी जहां जितना पैसा ज्यादा होगा उतना ज्यादा लोग वहां पर खुश होंगे, ऐसा एडम स्मिथ मानते थे, इसलिए उन्होंने स्टडी ऑफ वेल्थ दिया। एडम स्मिथ को हम अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इनको कहा जाता है, और इनकी किताब का नाम है ये, जो किताब कब आई, 1776 में। ठीक है, 1776 में, यहां पर आपको बुक भी दिखेगा। ठीक है, अब आइए दूसरा। दूसरा क्या है, अब देखिए हम ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमी। जैसे मान लो कोई ये कहता है कि पूरे देश में और एक व्यक्ति का ऐसा, ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसा कहता है कोई, जैसे कि भाई तुम बताओ, मान लो एक कंपनी से मैंने पूछा, अभी एक यूनिट से पूछ रहा हूं, मान लो मैंने एक कंपनी से पूछा या एक व्यक्ति से पूछा या एक परिवार से पूछा। मैंने एक परिवार से पूछा कि आप बताओ आप क्या कंज्यूम करते हो। चलिए, मैंने एक कंपनी से पूछा आप क्या प्रोड्यूस करते हो। मैंने एक व्यक्ति से पूछा आप क्या कंज्यूम करते हो। ठीक है, तो जैसे मान लो कि एक परिवार से मैंने पूछा, ये फैमिली है, कि आप क्या कंज्यूम करते हो भाई, क्या खाते हो। एक व्यक्ति से भी पूछ सकता हूं, एक कंपनी से पूछा कि आप कितना प्रोड्यूस करते हो, कितना उत्पादन करते हो, कितना स्टील का उत्पादन कर रहे हो, ऐसा करके पूछ देते हैं। तो अगर मेरा सवाल कुछ ऐसा है जो एक व्यक्ति, एक फर्म
या फिर एक कंपनी से रिलेटेड है कि कितना उत्पादन हो रहा है, क्या डिमांड हो रहा है, क्या मतलब कंज्यूम हो रहा है। तो जब हम एक यूनिट को सोचते हैं, एक यूनिट जिसमें एक कंपनी आ जाएगा, एक परिवार आ जाएगा, एक फैमिली आ जाएगा, या फिर एक व्यक्ति आ जाएगा, तो जब हम इसका अध्ययन करते हैं एक सिंगल यूनिट का, तो हम कहते हैं कि हम जो है वह माइक्रो इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। यानी माइक्रो इकोनॉमी में देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इकोनॉमी में क्या होता है। तो आप कहेंगे सर ये माइक्रो इकोनॉमी है। आप कहेंगे सर कि इकोनॉमिक्स में तो हमने अभी पढ़ा कि इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं किससे संबंधित, तो सर प्रोडक्शन से संबंधित, उत्पादन से संबंधित स्टडी करते हैं। सर डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित स्टडी करते हैं, वितरण से। सर कंजम्पशन से संबंधित स्टडी करते हैं उपभोग से। तो स्टडी तो हम इकोनॉमिक में कर रहे हैं इन तीनों चीजों का, लेकिन माइक्रो इकोनॉमी में क्या होगा? स्टडी तो हम करेंगे ही, लेकिन एक सिंगल यूनिट का करेंगे, जैसे एक परिवार का करेंगे, फैमिली का, जैसे एक व्यक्ति का करेंगे, इंडिविजुअल का, जैसे एक फर्म या एक कंपनी का करेंगे। तो कुछ नहीं है इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो में, इकोनॉमी में हम प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, कितना उत्पादन हुआ, क्या लोग खाने की कोशिश कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, क्या लोग, कि कैसे वितरण किया जाए, लोगों तक चीजें कैसे पहुंचाई जाए। जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हम कहते हैं इकोनॉमी का कर रहे हैं। लेकिन माइक्रो इकोनॉमी का मतलब है कि हम इसका अध्ययन तो करेंगे, लेकिन किसी एक व्यक्ति, एक परिवार, एक कंपनी के लिए करेंगे। और जब ऐसा हो जाए कि हम इसका अध्ययन तो करना ही है हमको, लेकिन समष्टि यानी मैक्रो यानी पूरे देश के लिए करेंगे, तो जब हम पूरे देश के उत्पादन, उपभोग, वितरण, आय का अध्ययन करेंगे तो हम कहेंगे हम मैक्रो इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। और जब हम एक व्यक्ति, एक परिवार, एक कंपनी, उसका अध्ययन करेंगे कि एक परिवार ने क्या क्या उपभोग किया, एक कंपनी ने कितना उत्पादन किया, एक व्यक्ति ने कितना उपभोग किया, जब हम इसका अध्ययन कर रहे होंगे तो हम कहेंगे कि हम माइक्रो इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। और जब हम यह करेंगे कि एक देश में कितना प्रोडक्शन हुआ, एक देश में कितना कंजम्पशन हुआ, एक देश में कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जब हम ऐसा कहेंगे तो हम कहेंगे कि हम मैक्रो इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। मैक्रो मींस बड़े लेवल पर और माइक्रो मींस छोटे लेवल पर। अब ये कॉम्परेटिव हो सकता है, जैसे मान लो कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट सोचें और एक विलेज सोचें, तो विलेज लेवल पर सोचेंगे तो वो माइक्रो हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सोचेंगे तो वो मैक्रो हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर हम स्टेट सोचें तो डिस्ट्रिक्ट जो है वो माइक्रो हो जाएगा, विलेज जो है वो मैक्रो हो जाएगा, क्योंकि स्टेट जो है वो मैक्रो हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा है। अब जब हम कंट्री सोचेंगे तो स्टेट जो है वो माइक्रो हो जाएगा और कंट्री जो है वो मैक्रो हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये कॉम्परेटिव है। विलेज और डिस्ट्रिक्ट में कंपेयर करेंगे तब अलग होगा बात, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में कवर करेंगे तो अलग होगा, स्टेट और कंट्री में करेंगे तो अलग होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो भी स्मॉल लेवल पर होगा दैट इज माइक्रो, एंड जो भी बिग लेवल पर होगा दैट इज मैक्रो। मैक्रो है। तो अगर हम पूरी इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे तो वो क्या है? वो है मैक्रो। और अगर मान लो ये बात किया कि वरुण सर का एक परिवार है, उस परिवार ने कितना उपभोग किया है, केवल इसके बारे में पढ़ेंगे तो वो होगा माइक्रो। तो दोनों में बस यही अंतर है। तो हम जो इकोनॉमी में पढ़ते हैं अपने सिलेबस में, उसमें हमारा फोकस क्या होता है? क्या किसी व्यक्ति पे होता है? नहीं, उसमें हमारा फोकस पूरे देश पे होता है। जैसे पूरे देश में कितनी बेरोजगारी है, पूरे देश में गरीबी का स्तर क्या है, पूरे देश की कितनी इनकम है, पूरे देश में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, पूरे देश में क्या कंज्यूम हो रहा है, पूरे देश में क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये सारा जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ रहे हैं मैक्रो, बड़ा लेवल पे। और जब हम इंडिविजुअल, क्या ये व्यक्ति गरीब है, क्या इसकी आय है, क्या ये व्यक्ति जो है वो उपभोग करता है, क्या ये कंपनी उत्पादन करती है, जब हम इसका स्टडी कर रहे हैं
तो हम कह रहे हैं माइक्रो कर रहे हैं। बस यही अंतर है दोनों में जो बेसिक अंतर है वो यही है। ठीक है, दोनों में जो बेसिक अंतर है वो यही है। ठीक है, अब देखिए जो माइक्रो इकोनॉमी है इसको जो है वो हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, और जो मैक्रो इकोनॉमी है इसको हम इनकम थ्योरी भी कहते हैं, आय सिद्धांत। प्राइस थ्योरी इसलिए कहते हैं क्योंकि एक परिवार ने कितना उपभोग किया, कितना एक परिवार या एक व्यक्ति ने उपभोग किया, इससे हमको क्या पता चलता है? इससे हमको पता चलता है कि परिवार का उपभोग क्या ज्यादा है। मान लीजिए परिवार अगर सैनिटाइजर का उपयोग ज्यादा कर रहा है तो इसका मतलब है भविष्य में सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ सकती है। तो सैनिटाइजर की डिमांड अगर बढ़ सकती है तो सैनिटाइजर का दाम भी बढ़ सकता है, इसीलिए इसको प्राइस थ्योरी बोलता है, मूल्य सिद्धांत। क्योंकि परिवार या घर के स्तर पर या व्यक्ति के स्तर पर इसमें हम यह पता लगा सकते हैं कि किस चीज का कंजम्पशन बढ़ रहा है, लोग किस चीज का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं। अगर कंजम्पशन दूध का बढ़ रहा है इस लेवल पर तो यह भविष्य में आशंका हो सकती है कि दूध का दाम बढ़ जाए। इसी के चलते जो है इसको हम प्राइस थ्योरी कहते हैं। और इसमें जो मेन मोटिव है वो ये है कि देश का इनकम कितना हो, पूरे देश का, इसलिए इसको इनकम थ्योरी भी कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें मोटिव ये नहीं है कि देश की बेरोजगारी कितनी हो, देश में गरीबी कितनी हो, इसका मोटिव ये है, लेकिन मेन पर्पस जब इसको लाया गया था तो उसमें यही था कि पूरे देश का इनकम लेवल क्या हो यह पता लगाना, इसीलिए इसको इनकम थ्योरी कहा गया। ठीक है, इसलिए इसको इनकम थ्योरी कहा गया। अब देखिए एडम स्मिथ और अल्फ्रेड मार्शल, यहां आपको दिख रहा है, ये देखिए, इन दोनों के द्वारा जो इकोनॉमी दिया गया है उसको हम कहेंगे माइक्रो। माइक्रो मतलब माइक्रोस्कोप से समझिए, छोटा वाला। माइक्रोस्कोप में क्या देखते हैं? छोटा वाला। इन दोनों के द्वारा जो दिया गया है इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, इन दोनों के द्वारा दिया गया है। अब उसमें भी मेन जो नाम आता है वो इनका ही आता है। अगर ये नहीं रहेगा, ये ना हो तब वो दीजिएगा, अगर ये रहेंगे, दोनों मान लो ऑप्शन में आ गया तो ये होंगे मेनली, और अगर ये नहीं है तब इसको मान लीजिएगा। ठीक है सर, काइंडली क्लैरिफाई रिगार्डिंग द नोट्स। देखो बेटा, नोट्स के रिगार्डिंग हम क्लैरिफाई नहीं कर सकते। आपने बैच परचेज किया होगा, उस बैच में स्पष्ट तौर पर लिखा होगा कि आपको नोट्स कैसे मिलेगा, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग बैचेज में अलग अलग तरीके से नोट्स दिए जाते हैं, उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा बेटा। तो एक बार आप बैच में जाइए डिटेल में और उसका नोट्स का डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। मेरा कुछ कमेंट करना गलत हो जाएगा, मान लो मैंने कुछ कमेंट और कर दिया और कुछ नियम वहां पर और है, तो संस्थान को फिर लगेगा कि भैया गलत कमेंट हो गया, मतलब हमें भी लगेगा। तो इसीलिए बेटा एक बार संजीव कुमार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप एक बार जाकर के बेटा उस डिटेल को पढ़ लीजिए, उसमें क्लैरिटी से आपको पता चल जाएगा बाबू। ठीक है बेटा, चलिए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो मेनली इनके द्वारा दिया गया है, और मैक्रो जो है वह मेनली इनके द्वारा दिया गया है। ये कौन है? इस व्यक्ति का नाम क्या है? इस व्यक्ति का नाम क्या है? जेएम कीन्स। इनका नाम क्या है? जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स। क्लियर है? इस व्यक्ति का नाम क्या है? जॉन मेनार्ड कीन्स। यस, ये लेक्चर सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है, कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसके लिए ये बेनिफिशियल नहीं है। कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसके लिए ये बेनिफिशियल नहीं है।
जॉन मेनार्ड किन्स। ठीक है, तो यही देखिए यहां पर स्पष्ट तौर से दोनों के बारे में लिखा हुआ है कि अंडर दिस इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, जो एक परिवार है, जैसे एक परिवार, एक फैमिली, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कि उनकी एक्टिविटी कैसी है, क्या प्रोडक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, उनका स्टडी किया जाता है, और इसको हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। तो सिंपल है, और इसमें जो है वह ओवरऑल हम जो है वो पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, और इसलिए इसको हम इनकम थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तो एक प्राइस थ्योरी है और एक इनकम थ्योरी है। ठीक है, और तीनों के तीनों जो अर्थशास्त्री हैं, अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ और जॉन मेनार्ड किन्स, ये तीनों के तीनों जो है वो ब्रिटिशर ही हैं। ये तीनों के तीनों अर्थशास्त्री जो हैं यह ब्रिटिशर हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। तो ये भी जो है वह ब्रिटिशर हैं। यहां से स्टार्ट अगर करें तो एडम स्मिथ भी ब्रिटिशर हैं, अल्फ्रेड मार्शल भी ब्रिटिशर हैं। ये तीनों के तीनों जो हैं वह इंग्लिश या ब्रिटेन के हैं। ठीक है, तो एडम स्मिथ जो है स्कॉटलैंड के हैं, जिनको हम जो ब्रिटेन का हिस्सा है, ये भी जो है वो ब्रिटेन के हैं, और जॉन मेनार्ड किन्स भी ब्रिटेन के हैं। तीन। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास कोई कंपनी है, मान लो मैं पेन की कंपनी चलाता हूं। ठीक है, तो मुझे एक कंपनी चलाने के लिए मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, आवश्यकता क्या है? और उस जितना आवश्यकता होगा उसी के हिसाब से मेरा खर्चा भी होगा। ठीक है, कॉस्ट भी लगेगा। तो जितना मुझे आवश्यकता है उतना ही, जितना मुझे आवश्यकता है उतना ही अगर देखा जाए, जितना मुझे आवश्यकता है उसके हिसाब से ही अगर हम सोचें तो मेरा कॉस्ट भी उसी के हिसाब से लगेगा। ठीक है, अगर मेरी आवश्यकता एक्स है, मान लो मेरी आवश्यकता लैपटॉप है, तो मेरा लैपटॉप में जितना खर्च होगा वो लगेगा। अगर मेरी आवश्यकता 5 लैपटॉप है तो 5 लैपटॉप का खर्चा लगेगा। तो जितना मेरी आवश्यकता होगी उतना मुझे खर्चा लगेगा, और जितना मुझे खर्चा लगेगा, जितना मैं खर्च करूंगा, तो जितना मेरी आवश्यकता होगी उतना मैं खर्च करूंगा, और जितना मैं खर्च करूंगा उतना किसी न किसी का आय होगा। ध्यान दीजिएगा, जितनी मेरी रिक्वायरमेंट होगी, जितने मेरे फैक्टर्स होंगे, उतना मुझे खर्च करना पड़ेगा, और उतना जो मैं खर्च करूंगा उतना ही किसी न किसी का इनकम होगा। अब आप खुद सोचिए, अगर मान लीजिए कि मेरी रिक्वायरमेंट 4 लैपटॉप की है, एक लैपटॉप का दाम 20,000 है, तो 4 लैपटॉप का दाम कितना हो जाएगा? 80,000। तो रिक्वायरमेंट हो जाएगा 4 लैपटॉप, खर्च हो जाएगा 80,000, और जो मैंने खर्च किया है वो किसी न किसी को तो इनकम मिला होगा ना उस 80,000 में। जैसे मान लीजिए कि प्रवीण सर ने मुझे 5 लाख सैलरी दिया, तो उनका खर्च है 5 लाख, लेकिन मेरा तो इनकम हुआ ना 5 लाख। तो जो खर्चा होता है वो किसी न किसी का इनकम होता है। तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए मैंने खर्च किया, और उतना ही इनकम किसी न किसी को गया, उतना ही इनकम किसी न किसी को गया। इसमें टैक्सेस शामिल नहीं। मेरा खर्च, मेरा रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से खर्च, उसके हिसाब से किसी न किसी का इनकम। मैंने रिक्वायरमेंट किया 4 लैपटॉप का, 80,000 खर्च हुआ, तो किसी न किसी को 80,000 जो है वो इनकम के तौर पर गया होगा। तो किसी का खर्चा ना किसी का इनकम होता है। जैसे सब्जी वाली के यहां आप गए और आपने 100 रुपए का सब्जी खरीदा, तो वो मेरा खर्चा है, लेकिन सामने वाले का इनकम है। तो इसको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन करने के दौरान का रिक्वायरमेंट। इसको हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट, और इसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम। 3 चीज है। ठीक है, तो अब बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले हमारा क्या होगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कौन सी ऐसी 4 चीजें हैं जो हमको बिल्कुल चाहिए? कौन सी ऐसी 4 चीजें हैं? तो कौन सी ऐसी 4 चीजें हैं जो हमको बिल्कुल ही चाहिए?
तो पहला क्या है, लैंड, ये हमको चाहिए ही होगा, ये हमारी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये हमको चाहिए ही होगा। दूसरा क्या है, लेबर, ये भी हमको चाहिए होगा, ये भी हमको चाहिए होगा। तीसरा क्या है, कैपिटल, ये भी हमको चाहिए होगा, चाहिए ही होगा। और चौथा क्या है, एंटरप्रेन्योर, ये तो चाहिए ही होगा भैया। एंटरप्रेन्योर जो है, अंबानी हो, अदानी हो, हम हो, जो भी बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर हो तो सबसे पहले चाहिए, वही सबसे पहले स्टार्ट करेगा। एंटरप्रेन्योर तो सबसे पहले चाहिए, वही ना सबसे पहले स्टार्ट करेगा। तो एंटरप्रेन्योर सबसे पहले स्टार्ट करेगा, लैंड लाएगा, लेबर लाएगा और कैपिटल लाएगा। ठीक है, लैंड मतलब भूमि, लेबर मतलब श्रमिक, कैपिटल मतलब पूंजी और एंटरप्रेन्योर मतलब तो उद्यमी। तो मान लो ये प्रवीण सर हैं, तो लैंड लेंगे, वो लेबर लाएंगे, मान लो मैं भी लेबर ही रहूंगा, और यहां पर कैपिटल मतलब पूंजी या पैसा। ये चार चीज के अलावा क्या कोई पांचवा रिक्वायरमेंट है? क्या चार चीज के अलावा कोई पांचवा रिक्वायरमेंट है? तो नहीं भैया, सारा चीज जो है ना वो इसी चार चीज में आजकल समाहित हो जा रहा है। अगर हम टेक्नोलॉजी भी बोलेंगे तो वो भी कैपिटल में ही आ जाएगा, चारों चीज एक ही में समाहित हो जाएगा। ठीक है, एक ही में समाहित चारों चीज हो जाएगा। तो अब देखिए, ये मेरा रिक्वायरमेंट है, तो इसको हम क्या बोले, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इसके हिसाब से मेरा कुछ कॉस्ट भी तो लगेगा, जिसको हम बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या क्या होगा? लैंड के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? तो भैया लैंड के लिए मुझे भूमि, मतलब भूमि के लिए मुझे रेंट देना पड़ेगा, किराया। लेबर को मुझे क्या देना पड़ेगा? तो भैया लेबर को देना पड़ेगा वेजेज, पगार। कैपिटल वाले को क्या देना पड़ेगा? जिससे हमने पूंजी ली है उसको क्या देना पड़ेगा? तो उसको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। और जो उद्यमी है वो क्या लेकर के जाएगा? प्रॉफिट या लाभांश। चाहे तो पूरा लाभ लेगा या फिर लाभ में जितना उसका शेयर होगा वो लेगा, लाभांश लेगा। यानी ये चार कॉस्ट, अगर मेरी एक कंपनी है पेन की, तो मेरा ये चार रिक्वायरमेंट है और ये चारों रिक्वायरमेंट के लिए मुझे चार अलग अलग कॉस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए इसको यहां समझते हैं। तो सबसे पहले जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारण। दूसरा जो हम बोलते हैं वो क्या होता है? कॉस्ट, कारक लागत। और मैंने आपको बताया कि जो कॉस्ट है वह किसी न किसी का इनकम भी है, तो वो होगा फैक्टर इनकम। जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति का होगा, हो सकता है कि अलग अलग लोगों का हो सकता है कि प्रवीण सर अगर रेंट पे खर्च कर रहे हैं तो रेंट किसी और को देते हो, वेजेस किसी और को देते हो, इंटरेस्ट किसी और को पे करते हो, लाभ खुद रखते हो। तो इनकम जो है वो किसी न किसी का है, जरूरी नहीं है कि एक ही आदमी का है। और खर्चा भी अलग अलग चीजों पर है, एक ही चीज पर नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कारक आय। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या शामिल है? जैसे एक है लैंड या भूमि, दूसरा है लेबर या श्रमिक। ये प्रवीण सर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये है कैपिटल यानी पूंजी, पैसा। और चौथा है एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता। अब भूमि के लिए क्या देना पड़ता है? तो भूमि के लिए देना पड़ता है भैया रेंट, किराया। ये मेरा खर्चा है, मतलब अगर ये प्रवीण सर है तो ये प्रवीण सर का खर्चा है। श्रमिकों को क्या देना पड़ता है? वेजेस यानी पगार। कैपिटल जो देता है उसको क्या देना पड़ता है? मान लो बैंक से सर ने उधार लिया तो क्या देना पड़ेगा उसको? इंटरेस्ट। अब बोलोगे सर हम तो अपने भाई से लेंगे, अरे तब इंटरेस्ट जीरो कर देना, लेकिन इंटरेस्ट लिखना तो पड़ेगा ना।
और प्रवीण सर क्या लेके जाएंगे, लाभ या प्रॉफिट या लाभांश, लाभ या लाभांश। तो ये प्रवीण सर का खर्चा है, और जब ये प्रवीण सर का खर्चा है तो कहीं ना कहीं ये किसी न किसी का इनकम जरूर होगा। मान लीजिए प्रवीण सर का बोरिंग रोड में एक ऑफिस है, तो उसके लिए खर्चा किए, वहां पर लेबर होगा, वहां पर उधारी लिए होंगे और उनको कुछ फायदा मिलेगा। अब देखिए रेंट किसी न किसी का इनकम होगा, तो जो लैंडलॉर्ड है उसका इनकम होगा। ये वेजेज हो सकता है जो प्रवीण सर के अंदर काम करते हैं, जैसे हम लोग का वेजेज होगा, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट जो है वो भी किसी न किसी का इनकम होगा। जैसे मान लेते हैं प्रवीण सर को जिसने पैसा दिया होगा उसका इंटरेस्ट इनकम होगा, और प्रवीण सर का अपना कुछ इनकम होगा। तो ये 4 इनकम है, ये 4 लागत है, और ये 4 उत्पादन के कारण है। अब आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि इस इनकम के अलावा भी ऐसा कोई इनकम है जो लोग कमाते हैं? कोई इनकम आपको ऐसा लगता हो कि इसके अलावा भी लोग कमाते हों, आप यहां पर बता सकते हैं। कोई ऐसा इनकम जो आपको लगता है? इलीगल इनकम की बात नहीं हो रही है, क्योंकि उसको तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में मानते ही नहीं है। तो ऐसा कोई इनकम आपको लगता हो जो आप कमा रहे हैं और वो इन चारों में शामिल नहीं है, और ऐसा कोई खर्चा और ऐसा कोई उत्पादन के दौरान लगने वाली चीजें, क्या प्रवीण सर अगर बोरिंग रोड में ऑफिस खोले हुए हैं तो इस चीज के अलावा उनका कोई ना कोई रिक्वायरमेंट है? नहीं। क्या इस चीज के अलावा उनका कोई खर्चा है? नहीं। क्या इस चीज के अलावा किसी न किसी को इनकम मिलता है? नहीं, नहीं, ठीक है, नहीं। तो एक इस इनकम को हम कहते हैं, जो ये हमने फैक्टर इनकम निकाला, इस फैक्टर इनकम को ही प्राइमरी इनकम कहा जाता है। अब एक कह रहा है पेंशन। अब पेंशन भी जो है, अगर वो मैंने किसी काम के बदले मुझे पेंशन मिला है तो वो भी तो इसी में आ जाएगा, वेजेज में ही। मैंने मान लो 30 साल काम किया था और मेरा ही पैसा कटा, बाद में मुझे मिल रहा है, वो इसी में आ जाएगा। YouTube चैनल से इनकम भी आ जाएगा वेजेज में, या प्रॉफिट में, अगर आपका चैनल है तो प्रॉफिट में आ जाएगा, या डिविडेंड में आ जाएगा, किसी न किसी में आ जाएगा। इसमें टैक्स तो शामिल है नहीं, तो टैक्स कहां से आ गया आपका? ठीक है, इसको प्राइमरी इनकम हम कहते हैं। तो क्या इसके अलावा कोई इनकम है? तो जी हां, इसके अलावा भी इनकम है, जिसको हम कहते हैं नॉन फैक्टर इनकम, गैर कारक आय, या फिर सेकेंडरी इनकम, या फिर सेकेंडरी इनकम। इसके जो अलावा इनकम है उसको हम कहते हैं गैर कारक आय या फिर सेकेंडरी इनकम। ठीक है, अब प्राइमरी इनकम में क्या आया? प्राइमरी इनकम में ऐसा इनकम है जो कुछ आपने किया था उसके बदले आपको मिला। जैसे आपका लैंड था, उसके बदले रेंट मिल गया, तो यानी रिवर्सिबल है मामला। आपने दिया तो सामने वाले ने आपको दिया। अगर आपने उसको, लेबर है आप, तो आपने उसको श्रम दिया तो उसके बदले आपको पैसा मिला। आपने पैसा दिया तो उसके बदले ब्याज मिला, यानी आपने कुछ दिया उसके बदले इनकम मिला। एक इनकम ऐसा है जो बिना कुछ दिए मिलता है, उसको कहते हैं नॉन फैक्टर इनकम। द इनकम विच यू विल गेट विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी गुड्स और सर्विसेज। बिना वस्तु या सेवा के उत्पादन के अगर आपको कोई इनकम मिल गया है तो उसको हम कहते हैं नॉन फैक्टर इनकम, यानी बैठे बिठाए मिलना। कोई वस्तु या सेवा आपने उत्पादन नहीं किया, जैसे मान लो मैं सर्विस दे रहा हूं तभी तो आप मुझे इनकम देंगे। तो ये कैसा इनकम है? ये ऐसा इनकम है जो बिना किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन के उत्पन्न हुआ। दैट इज व्हाट, फ्री का पैसा, जैसे गिफ्ट। डिसइन्वेस्टमेंट फ्री का थोड़ी होता है। डिसइन्वेस्टमेंट सरकार अपना बेचती है, कुछ बेच रही है तभी तो मिल रहा है, तो वहां तो कुछ बेचा तब मिला, तो वहां नहीं होगा ये। वैसा चीज जो फ्री का है, गिफ्ट,
इसमें आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं किया है, ना किसी वस्तु का उत्पादन किया है, ना कोई मोबाइल का उत्पादन किया है, ना ही कोई सर्विस दिया है जैसा मैं दे रहा हूं। ठीक है, पेंशन इसमें आएगा, लेकिन कौन सा वाला? वृद्धा पेंशन जो सरकार फ्री में देती है, यानी विडो पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, ये सब आएगा। अगर आपने सेना में काम किया है फिर अगर आपको पेंशन मिल रहा है वो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि आपने काम करने के बदले लिया है, वो फिर वेजेस में आएगा। ठीक है, तीसरा डोनेशन, चौथा स्कॉलरशिप। ये सब सारे इनकम हैं जो बिना किसी वस्तु या सेवा के आपको मिल चुके हैं। वैसा इनकम जिसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ा। अब आपको अगर सर हम मेहनत किए तब स्कॉलरशिप मिला, अरे वो नहीं, क्या वस्तु या सेवा का उत्पादन आपने किया? नहीं किया, तो इसमें शामिल हो जाएगा। रेमिटेंस, यानी बाहर कोई गया है कमाने, वहां से पैसा भेज रहा है, व्हाट इज रेमिटेंस, वो भी इसमें शामिल, मतलब इसमें शामिल होता है, इसमें नहीं होता। और आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे आगे, अभी तो नहीं, इस चैप्टर में नहीं, अगले चैप्टर में, कि जो भी ये फैक्टर इनकम होता है, यही इनकम एक्चुअली में जीडीपी में शामिल होता है, या फिर जीएनपी में शामिल होता है, या फिर एनडीपी में शामिल होता है, या एनएनपी में शामिल होता है। यही वाला इनकम, नॉन फैक्टर इनकम को शामिल नहीं किया जाता है कहीं पर भी, क्योंकि नॉन फैक्टर इनकम वैसा इनकम है जो बिना किसी मेहनत के हो गया, इसलिए इस नॉन फैक्टर इनकम को हम किसी भी जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनबीपी में शामिल नहीं करते। ठीक है, चैरिटी, बिल्कुल। रेमिटेंस मतलब, रेमिटेंस का मतलब होता है विदेश में कोई गया कमाने, वहां से भेज रहा है, तो वो रेमिटेंस है। आपको तो फ्री में मिल गया, यहां पे आप कुछ किए थे क्या उसके लिए? नहीं किए थे, वो किया था, लेकिन आपको जो मिला वो तो रेमिटेंस है ना, वो नॉन फैक्टर होगा। अगर हम राम गया है, उसका वो वेजेज है, लेकिन आपको तो फ्री में मिल गया ना, आपको तो फ्री में मिल गया, यानी बिना कुछ मिले, पैसा के मिले मिला, तो वह जो है वह नॉन फैक्टर इनकम है, जिसको हम कहते हैं कारक लागत। आपको टेंशन नहीं लेना है, सब हिंदी इंग्लिश सब मिलेगा, बिल्कुल टेंशन के बिना काम करना है। ठीक है, इसको कहते हैं नॉन फैक्टर, यानी गैर कारक आय। क्या बोलते हैं? गैर कारक आय, या फिर द्वितीयक आय, और इसको बोलते हैं कारक आय, या फिर प्राथमिक आय। प्राथमिक आय का मतलब है एक हाथ से लो, एक हाथ से दो, कुछ करोगे तो मिलेगा। कोई वस्तु या सेवा तुमने चाहे लैपटॉप प्रोड्यूस किया हो तब मिलेगा, या फिर कोई सर्विस दिया हो, जैसे आप एसडीएम बनेंगे तो आप इसी में आएंगे। और गैर कारक आय का मतलब है बिना कुछ किए मिल गया, दैट इज गैर कारक। ठीक है, तो हमने दो प्रकार का इनकम देख लिया। बहरहाल हम यहां थे, वो हम आगे भी आएंगे, उस वाले बात पर हम आगे भी बात करेंगे। इसमें टैक्स को हमने अभी शामिल नहीं करा, आप खुद देखिए ना भाई, कहां आपको टैक्स दिख रहा है। अब इसके आगे टैक्स आता है जो हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम वाले टॉपिक में, इसके आगे टैक्स आता है, यहां तक कोई टैक्स इसमें नहीं है, यहां तक इसमें कोई टैक्स नहीं है। तो फैक्टर इनकम में टैक्स शामिल नहीं करते हैं हम लोग। ये तो टोटल शुद्ध खर्च है यहां पर, यह शुद्ध किसी का इनकम है, इसके बाद टैक्स शामिल होता है। ठीक है, यहां तक समझ गए? चलिए, यहां तक अगर आप समझ गए तो आप है बबुआ बहुत समझदार। अब आइए अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करते हैं। इसको हिंदी में लिखा है, ये अंग्रेजी का भी है, अंग्रेजी में भी आपको दे देंगे। तो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण जो है वह करते हैं। क्या है? अर्थव्यवस्था को कंट्रोल के आधार पर, अभी हम देखेंगे कंट्रोल के आधार पर, तीन भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं हम, सबसे पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा है कमांड या सोशलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। ये एक हो गया। दूसरा है, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा है अनडेवलप्ड
इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी और डेवलप्ड इकोनॉमी। अगला है ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी, और इसको हम लोग आगे अभी देखते हैं। ये है लोअर मिडिल इनकम कंट्री, लोअर इनकम कंट्री, लोअर मिडिल इनकम कंट्री, हाई मीडियम कंट्री, और ये हाई इनकम लेवल वाला कंट्री। तो कहने का मतलब है हमारे लिए बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ता है, ये वाला और ये वाला, विकास वाला और आय के आधार पर। ठीक है, आय के आधार पर। ठीक है, सुबह में क्लास से आपका जो है वो डीसीए क्लास होता है। अब इस पे क्या ही किया जाए बाबू बताओ। इस पे क्या ही किया जाए। ये वाला और ये वाला जुड़ेगा आपस में, कैसे जुड़ेगा अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे जुड़ता है। सबसे पहले तो थोड़ा सा आगे बता देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। सब कुछ स्लाइड्स में लिखा है, तो टेंशन फ्री होकर के पढ़ना है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि आपको पढ़ाएंगे और नोट्स नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। इसी में आपको पूरा नोट्स एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये क्या बोल रहा है, पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? देखो ये क्या होता है। आगे तो इकोनॉमी है मतलब कोई क्षेत्र होगा, भारत हो, आपका घर हो, कोई ना कोई एक क्षेत्र होगा। इकोनॉमिक्स मतलब साइंस, इकोनॉमी मतलब कोई क्षेत्र। तो इसलिए इसका एग्जांपल क्या होता है? अमेरिका, क्योंकि अमेरिका एक इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स नहीं है ये, कैपिटल इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमी है। इसलिए एग्जाम्पल क्या होगा? कोई क्षेत्र होगा, अमेरिका हो जाए या अन्य कोई भी डेवलप्ड कंट्री हो जाए। अब देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फादर कौन है? एडम स्मिथ। अभी आप जान गए, सब कोई ब्रिटिशर्स ही हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और जो पूंजीपति खुद, भूमि, श्रम, पूंजी और पूंजीपति, ये चारों के चारों जो हैं वह इसको, इन चारों के चारों को किसी प्राइवेट बॉडी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यानी और फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट एंटिटी। दैट मीन्स लैंड भी प्राइवेट के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, लेबर भी प्राइवेट के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, कैपिटल भी प्राइवेट के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, और एंटरप्रेन्योर जो है वो भी कोई प्राइवेट व्यक्ति ही होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? यानी लैंड किसका? किसी प्राइवेट बॉडी का, वही कंट्रोल करेगा, मतलब कितना लैंड रखना है वही कंट्रोल करेगा। लेबर किसका? प्राइवेट बॉडी का। पैसा किसका? प्राइवेट बॉडी का। और मालिक कौन? प्राइवेट बॉडी। यानी अगर हम रिलायंस जियो सोचते हैं तो बताओ जहां पर जियो होगा उसकी भूमि किसकी? जियो की। उसका जो श्रमिक होगा, उसका जो लेबर होगा, वो किसका आई कार्ड लगा के घूमता होगा? इंडियन रेलवे का? नहीं, किसका? जियो का। तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इन चारों चीजों पर जब कंट्रोल किसी प्राइवेट बॉडी का होगा तो हम कहेंगे कि वैसी इकोनॉमी जिसमें इन चारों चीजों पर कंट्रोल प्राइवेट बॉडी का है और गवर्नमेंट का रोल बस और बस, या फिर गवर्नमेंट का एक लिमिटेड रोल है, तो वैसी इकोनॉमी को हम कहेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यानी इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऑल द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट एंटिटी एंड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज मिनिमल। कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के चारों कारकों पर अधिकार एक निजी व्यक्ति या संस्था का होता है और सरकार की भूमिका नगण्य होती है। सरकार इज जस्ट लाइक अ रेफरी इन द क्रिकेट मैच और इन द फुटबॉल मैच, जस्ट लाइक अ रेफरी। रेफरी का काम क्या होता है कि अगर कोई लड़ रहा है तो सीटी बजाना, तो वैसे यहां सरकार होती है
कि बस प्राइवेट बॉडी कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, गलत करेगा तो सीटी बजाएगा बस। तो गवर्नमेंट इज जस्ट लाइक अ रेफरी हियर एंड द कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय एडम स्मिथ। तो all four factors of production are controlled by private entity and the government role is minimal and since चारों चीजें किसके द्वारा कंट्रोल हो रही हैं, प्राइवेट बॉडी के द्वारा। और प्राइवेट बॉडी किसके आधार पर काम करता है, लाभ के आधार पर कि कल्याण करना चाहता है? नहीं भैया, वो तो ये देखता है कि मार्केट में यानी जो बाजार है वहां पर डिमांड किसका है। ठीक है, तो वो तो मार्केट का डिमांड देखेगा, बाजार का, कि क्या बाजार में आईफोन का डिमांड ज्यादा है, क्या बाजार में वन प्लस का डिमांड ज्यादा है। तो जिसका डिमांड ज्यादा होगा उसका प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि इसका मोटिव जो है वो प्रॉफिट है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मोटिव क्या है, प्रॉफिट मोटिव होता है। कैसा मोटिव, प्रॉफिट। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रॉफिट मोटिव से काम करता है और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बाजार पर, मार्केट पर डिपेंड करता है कि लोग क्या मांग रहे हैं। ये मांग रहे हैं, चलो इसका प्रोडक्शन ज्यादा करो। कोविड के समय क्या लोग सैनिटाइजर ज्यादा मांग रहे हैं, तो चलो सैनिटाइजर का प्रयोग ज्यादा करो। केवल और केवल लाभ। मार्केट में किस चीज का डिमांड है, यानी जो लोग खरीदने जाते हैं वहां पर कौन सा चीज ज्यादा मांग रहे हैं। मार्केट मतलब जहां लोग खरीदारी करते हैं, वहां पर किस चीज का ज्यादा डिमांड है, उस पर बेस्ड है। इसीलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। इसलिए इसको मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज मार्केट इकोनॉमी, इसीलिए कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका डेफिनेशन पढ़ लेंगे तो सारा चीजें क्लियर हो जाएगा। अब आइए सोशलिस्ट इकोनॉमी। और सोशलिस्ट इकोनॉमी से भी एक बड़ा वर्ड है जिसको हम कहते हैं कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी क्या होता है भाई? कमांड इकोनॉमी का दो पार्ट है, यानी कमांड अर्थव्यवस्था, इसका दो पार्ट है। एक सोशलिस्ट यानी समाजवादी और एक कम्युनिस्ट साम्यवादी। अब इन दोनों में क्या अंतर है? अब देखो, सबसे पहले दोनों का तो पिताजी जो है वो एक के गो है, यानी ये इसका जो डेफिनेशन अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर ये दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी। ये क्या है? ये है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी यानी केंद्र का कोई अथॉरिटी होगा, जिसको हम सरकार भी बोल सकते हैं, राजा भी बोल सकते हैं। तो कोई केंद्रीय प्राधिकरण होगा जो चारों साधनों पर नियंत्रण करेगा। यानी उत्पादन के चारों साधनों पर नियंत्रण कौन कर रहा है? कोई एक केंद्रीय प्राधिकरण। और ये राजा भी हो सकता है, ये रानी भी हो सकती है, ये गवर्नमेंट भी हो सकता है। तो जब ऑल फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल्ड बाय ए सेंट्रल अथॉरिटी, फॉर एग्जांपल किंग, क्वीन और गवर्नमेंट, देन दैट इकोनॉमी इज नोन एज कमांड इकोनॉमी। तो जब उत्पादन के चारों साधनों पर सरकार या किसी केंद्रीय सत्ता का अधिकार होता है तो उसको हम कमांड इकोनॉमी कहते हैं। अब ये दो भाग में बंटता है, ये और ये। तो इसका मतलब है सोशलिस्ट का भी एक डेफिनेशन तो आप यही लिख सकते हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी वेयर ऑल फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल अथॉरिटी। यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के चारों साधनों पर सरकार का अधिकार होता है। साम्यवादी में यही लिख सकते हैं कि सरकार द्वारा चारों साधनों पर जो है वो अधिकार किया जाता है, उसका कंट्रोल किया जाता है। तो फिर अंतर क्या है? डेफिनेशन तो ये वाला तो डेफिनेशन दोनों में कॉमन है। तो फिर अंतर क्या है? अंतर ये है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वह क्या होता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी में अगर आप देखते हैं तो इसमें ना प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउ है। और इसमें जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी अलाउ नहीं है। उसमें अलाउ है सीमित। अब ये क्या हुआ मतलब? लिमिटेड। अब ये क्या हुआ? सारा कुछ आपको दिखाते भी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ?
यानी जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, जैसे मान लो नॉर्थ कोरिया मान लेते हैं, वैसी इकोनॉमी जिसमें कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, यानी सारा का सारा कुछ सरकार का है, उत्पादन के चारों साधनों पर अधिकार सरकार का, सब कुछ सरकार का। यानी अगर आप ये कप देख रहे हैं तो ये कप भी सरकार का, अगर आप एक लैपटॉप देख रहे, कुछ भी देख रहे हो, तो सारा कुछ सरकार का है। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में चारों साधनों पर सरकार कंट्रोल करती है, सरकार का बोलबाला हर जगह है, लेकिन फिर भी प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी आप अपनी निजी संपत्ति थोड़ा बहुत रख सकते हैं। जैसे भारत को अगर देखें तो आजादी के बाद कैसे थे हम? सोशलिस्ट थे। इसीलिए आपके दादाजी के पास कुछ जमीनें हैं, इसीलिए आपके दादाजी के पास कुछ बर्तन थे, हीरे जवाहरात थे। क्यों? क्योंकि हम सोशलिस्ट को अपनाए थे, और सोशलिस्ट में प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड होता है, यानी आपकी संपत्ति जो है वो उसमें अलाउड है। इसीलिए भारत सोशलिस्ट था, कम्युनिस्ट नहीं। दोनों हालांकि कमांड इकोनॉमी का एग्जांपल है, लेकिन भारत कमांड इकोनॉमी के अंतर्गत सोशलिस्ट को फॉलो करता था, कम्युनिस्ट को फॉलो नहीं करता था। क्योंकि कम्युनिस्ट में कोई भी प्रॉपर्टी आपकी नहीं होती, सारी की सारी प्रॉपर्टी सरकार की होती है। और सोशलिस्ट में जो है वो प्रॉपर्टी सरकार की थी, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी पर अधिकार आपका भी था। तो भारत अगर 1991 से पहले की बात करें, क्योंकि 1991 में सुधार हुआ और हम सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट या मिक्स्ड की तरफ मूव किए, तो 1991 से पहले भारत में समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, और 1991 के बाद कुछ सुधार हुए जिसमें हम लोगों ने प्राइवेट बॉडी को अलाउ किया। तो सोशलिस्ट के साथ साथ हम कैपिटलिस्ट भी अपनाए, जिसके कारण भारत में मिक्स्ड वाला फॉर्मेशन आ गया। ठीक है, तो ये जो है वो कमांड इकोनॉमी का उदाहरण है। इसके फादर कौन है? कार्ल मार्क्स। राजू रंजन कुमार, आपका एक मैसेज हमको भेजा किसी ने, दुख हुआ हमको वो मैसेज देख करके। आप हमारे टाइटन बैच के छात्र हैं, थोड़ा दुख पहुंचा, अच्छा नहीं लगा, सच कहूं तो। अब गुरु का मन दुखी है आपसे, हालांकि ये कप मेरा है। चलिए, अब अगला है मिक्स्ड। तो मिक्स्ड कैसा होगा? जिसमें दोनों होगा। इसके फादर जॉन मेनार्ड, जो दोनों होगा, यानी कैपिटलिस्ट भी होगा और सोशलिस्ट भी होगा। जैसे भारत में देखिए, टेलीकॉम सेक्टर में आपको क्या दिखता है? टेलीकॉम सेक्टर में आपको दिखता है कि वहां पर कैपिटलिस्ट लोग हैं, रिलायंस का जियो है, एयरटेल है। और सोशलिस्ट सेक्टर कहां दिखता है? रेलवे में। तो एक ही देश में दोनों दिखता है, रेलवे में सरकारी भी दिखता है, रेलवे में ही कुछ प्राइवेट भी दिखता है। और अगर हम रेलवे को पूरे तरीके से सरकारी मान ले तो रेलवे कैसे से सरकारी है, और टेलीकम्युनिकेशन में प्राइवेट है, ऐसा है। तो आइए अब इस चीज को देख लिया जाए। चलिए, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वेयर प्राइवेट इंडिविजुअल एंटिटीज हैव कंट्रोल्ड और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन इसमें कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड, इसलिए इसको मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज मिनिमल, यहां पर सरकार का जो इंटरवेंशन होता है वह मिनिमल है। ठीक है, एग्जाम्पल यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। एग्जाम्पल यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। सारा कुछ लिखा हुआ मिलेगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। कमांड इकोनॉमी, ऑल द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल्ड बाय अ सेंट्रल अथॉरिटी। कमांड में
उत्पादन के चारों साधनों पर एक केंद्रीय प्राधिकरण, वो राजा है, रानी है, सरकार है, कुछ भी हो सकता है। समाजवादी, समाजवादी मतलब वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का नियंत्रण तो होगा ही, यानी कम्युनिस्ट वाला कमांड वाला डेफिनेशन तो इसमें भी होगा, लेकिन साथ में निजी संपत्ति की अनुमति भी होगी। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अलाउड लिमिटेड इन लिमिटेड क्वांटिटी, जैसे इंडिया, रशिया, वियतनाम, ये सब। साम्यवादी है जिसमें उत्पादन के सभी कारकों पर नियंत्रण सरकार का है, मतलब ये दोनों डेफिनेशन तो दोनों का सेम होगा, लेकिन निजी संपत्ति दोनों में इसमें वर्जित है। इसमें चाइना और क्यूबा है। हमारा जो मॉडल था वो यूएसएसआर का रशिया वाला मॉडल था, इसलिए नेहरू जी जब गए थे तो वहीं से सोशलिस्ट मॉडल लेकर के आए थे। ठीक है, सोशलिस्ट मॉडल लेकर के आए थे। नेहरू जी जब गए तो वहां से सोशलिस्ट मॉडल लेकर के आए। देखिए आज के डेट में बीपीएससी या बिहार दरोगा सब में ना माथा घुमाने वाला क्वेश्चन देता है। ठीक है, आइए, कमांड इकोनॉमी, और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड में दोनों मिल गए, इधर से नेहरू जी और इधर से अपना मोटा भाई अंबानी साहब, दोनों मिल गए, तो वो इकोनॉमी जो है वह मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडिया और फ्रांस जो है वह उसका एग्जाम्पल है। इंडिया और फ्रांस जो है वह उसका एग्जाम्पल है। ठीक है बबुआ, आप अभी इकोनॉमी पढ़ेंगे, आपको मजा आ जाएगा। पहली क्लास में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बाबू, मजा का जो स्तर है वो धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। अब चलिए, अब क्या है, विकास के आधार पर। अब देखिए विकास के आधार पर जो है, विकास के आधार पर अगर बात करें तो देश कैसा होता है, विकसित, अल्प विकसित और विकसित, विकसित, विकासशील और अल्प विकसित। तो देखिए इसको आप कहां से बताएंगे, इसको आप यहां से बताएंगे, यानी वैसी कंट्री जो इन दोनों कैटेगरी में आती है, इसको हम कहते हैं अल्प विकसित। यानी वर्ल्ड बैंक जिस भी कंट्री को इन दोनों कैटेगरी में मानता है वो अल्प विकसित है। वर्ल्ड बैंक जिनको इन दोनों कैटेगरी में मानता है, मतलब इन एक कैटेगरी, एक ही कैटेगरी है, ये है विकासशील। और वर्ल्ड बैंक जिसको इस कैटेगरी में मानता है उसको बोला जाए विकसित। ऐसा है। तो अल्प विकसित देश का मतलब वर्ल्ड बैंक का बिल्कुल लो वाला इनकम और लोअर मीडियम वाला इनकम। विकसित का मतलब है जो हाई वाला इनकम है, और विकासशील मतलब बीच वाला। अब आप कहोगे सर ये इनकम कितना होता है, ये थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि ये इनकम तो अलग होता है। तो ये इनकम जो है वो कुछ ऐसा है, ये है, ये इनकम जो है वो कुछ ये है। ठीक है, यानी जो देश इन दोनों के बीच में आएगा वो लगभग जो है वह अल्प विकसित कहा जाएगा। और स्पेशली इस वाली कैटेगरी में जो देश इसमें आएगा या फिर इसके में लास्ट वाला वैल्यू जो है वैसा रहेगा वो विकासशील होगा, और लास्ट वाला जो है वो तो समझ ही गए, ये होगा विकसित। यहां यानी जितना, यानी वैसा देश जिसकी प्रति व्यक्ति आय $1135 या उससे कम हो वो कैसा होगा, अल्प विकसित देश। इन दोनों में हो लगभग तो उसको हम विकासशील मान सकते हैं, और लास्ट वाला विकसित मान सकते हैं। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि इसका लास्ट वाला वैल्यू और ये वाला ये विकासशील है, और ये लास्ट वाला जो है वो विकसित है। तो प्रिसाइजली अगर आपको लिखना हो ओवरऑल तो इसको आप मान लीजिए
अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड, इसमें भी कुछ अनडेवलप्ड होंगे और आगे वाले लोग जो होंगे वो डेवलपिंग होंगे, विकासशील होंगे। ये वाला डेवलपिंग है और ये वाला जो है वह डेवलप्ड है। भारत जो है वह लोअर मिडिल इनकम में है। भारत का वैल्यू लगभग $2000 के अराउंड है, 2000 से 2400। तो भारत इसमें है। भारत को अगर विकसित अर्थव्यवस्था बनना है 2047 तक, तो भारत जो होगा वह इसमें आएगा। तो यानी एक स्टेप छलांग लगा के अगले स्टेप में आना है, बहुत मुश्किल है। पर कैपिटा इनकम ईयर में होता है, एक महीना में नहीं, ईयर में। जीडीपी एक साल पे निकलता है, नेशनल इनकम एक साल पे निकलता है, तो नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो जब नेशनल इनकम एक साल पे निकलता है तो नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू भी तो एक ही साल पे निकलेगा। वही तो है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो भारत को इसमें से यानी सेकंड वाले से फोर्थ वाले पे जाना है, लोअर मिडिल में भारत है। और इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जो है वह वर्ल्ड बैंक कहता है कि भैया ये तो लंबा छलांग है, इसके लिए आपको 7-8% के राउंड ग्रो करना पड़ेगा, तभी जाकर आप इसमें पहुंच पाएंगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, अब आइए तीसरा पार्ट, वो है खुली या बंद अर्थव्यवस्था। खुली या बंद, ये तो समझ गए। अल्प विकसित मतलब पहला वाला, विकासशील मतलब दूसरा तीसरा, और विकसित मतलब चौथा, ऐसा ही कुछ है। अब अगला है, एक कोई पूछ रहा था ब्रोकर का, उसका सब वेजेज में आएगा। ब्रोकर की कमाई जो भी, अरे कुछ अगर आपने कुछ मेहनत करके कमाया है सब तो वेजेज में ही आएगा ना। अगर आपकी कंपनी है तब तो प्रॉफिट में आएगा। ठीक है, आइए अब अगला है खुली और बंद। खुली अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं, जिसमें आसानी से ट्रेड हो सके बिना टेंशन के, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब हो सके, लोग हमारे यहाँ इंपोर्ट कर सकें, हम उनको इंपोर्ट कर सकें, हम एक्सपोर्ट कर सकें, तो आराम से व्यापार करें, आराम से लोगों का आना जाना हो, आराम से वहां से लोग इन्वेस्ट करें, ऑस्ट्रेलिया से आकर इंडिया में, इंडिया वाले ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा। तो ये ओपन है। और क्लोज का मतलब है कुछ नहीं हो, हमारा गेट सामने वाले के लिए बंद। ऐसा भारत कब था, कुछ इसी टाइप का था भारत 1991 से पहले, क्लोज था थोड़ा। 1991 के सुधार में हम क्लोज पूरे तरीके से तो नहीं बोल सकते, लेकिन क्लोज्ड वाली कैटेगरी में हम आते थे, थोड़ा बहुत व्यापार करते थे, ओपन में नहीं थे, क्लोज्ड वाले में नहीं थे, मतलब क्लोज्ड में ही अपर क्लोज्ड थे, ऐसा। ठीक है, तो अब जो है वो हम 1991 के बाद जब हमारे यहां सुधार हुआ तो हम अब ओपन इकोनॉमी में आ गए, ओपन इकोनॉमी में आ गए। ठीक है, ओपन इकोनॉमी में आ गए। अब अगला एक और चीज है, देखिए हमने उत्पादन के 4 कारक पढ़े कौन कौन सा, तो सर हमने पढ़ा लैंड, हमने पढ़ा लेबर, हमने पढ़ा कैपिटल और हमने पढ़ा एंटरप्रेन्योर, ये 4 कारक पढ़े आप। तो जो कैपिटल है, लैंड लेबर कैपिटल, तो जो कैपिटल है उसको हम 2 भाग में बांटते हैं। तो ये 4 कारण हमने पढ़ा था, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब कैपिटल जो है उसको हम 2 भाग में बांटते हैं, यानी ये वाला जो चीज है ये 2 भाग में बंटता है। और कैपिटल को हम फिजिकल कैपिटल भी बोलते हैं, पूंजी को। और उद्यमी जो है उसको हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। तो लैंड लेबर फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, या फिर लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। अब जो फिजिकल कैपिटल है ये 2 भाग में बंटता है। द फर्स्ट वन इज स्थिर पूंजी, जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल,
एंड द सेकेंड वन इज, इस पर यूपीएससी ने सवाल पूछा था, सेकेंड वन इज वर्किंग कैपिटल। अब देखिए फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या है और वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई बिजनेस है, मान लेते हैं उस बिजनेस में आप जो है वो लकड़ी से, वुड से आप फर्नीचर बनाते हैं, वुड को मशीन में डाला और इससे बन गया फर्नीचर, या कॉटन से बन गया कपड़ा, कॉटन गया मशीन में बन गया कपड़ा। तो ये जो रॉ मटेरियल है, जैसे ही रॉ मटेरियल को आप मशीन में डालते हैं, मतलब एक तरह से रॉ मटेरियल समाप्त हो जाता है। जैसे ही कॉटन को आपने मशीन में डाला, कॉटन समाप्त हो गया, क्या बन गया? कपड़ा। तो वैसा चीज जो लंबे समय तक चलता है उसको हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। यानी इसमें कौन है लंबे समय से चलने वाला? मशीन। वो नाम सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये फिक्स्ड है कि कैपिटल है कि वर्किंग है। तो फिक्स्ड का मतलब हो गया कि वैसा कैपिटल जो लंबे समय तक चलेगा, जैसे मशीन, जैसे फर्नीचर, वैसा। और वर्किंग का मतलब है जो कुछ टाइम पीरियड के लिए चलेगा, खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो कॉटन, जैसे ही कपड़ा बनेगा खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो जनरेटर, मान लो मेरे क्लासेस जनरेटर से चल रही है, तो जो जनरेटर है वो फिक्स्ड कैपिटल है क्योंकि वो बदलेगा नहीं बार बार। लेकिन जनरेटर के अंदर का जो तेल है वो वर्किंग कैपिटल है। तो जो चीज तुरंत खत्म हो जाए, उत्पादन के समय ही खत्म हो, ज्यादा लंबा ना चले, उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। और जो बहुत लंबे तक चले उसको हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल तो यही है। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। नहीं, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे। ये है वो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमी में मुख्यतः 3 सेक्टर होते हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्शियरी। 3 सेक्टर होते हैं मेनली, ठीक है। तो प्राइमरी का मतलब है वही कृषि, पशुपालन, ये सब। सेकेंडरी का मतलब है जैसे देख ही रहे हैं आप, इंडस्ट्रियल सेक्टर। और टर्शियरी का मतलब है जैसे सर्विस सेक्टर। सर्विस मतलब जैसे बैंकिंग, टीचिंग, ये सब सर्विस सेक्टर है। क्लियर है? तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ये 3 सेक्टर हो गए। तो प्राइमरी का मतलब है कृषि, पशुपालन, ये सब। सेकेंडरी का मतलब है जैसे बिजली, इंडस्ट्री, ये सब। और टर्शियरी का मतलब है जैसे बैंकिंग, ये सब। कच्चा माल का मतलब होता है वैसा माल जो किसी चीज को बनाने में यूज होता है, कच्चा माल। ठीक है। प्लीज एडिटोरिया इकोनॉमी किसी और को पढ़ा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मुकेश जी, आपसे इस प्रकार का एक आलिंगन मिला, सौभाग्य की बात है 2 घंटे चिल्लाने के बाद। थैंक यू। चलिए, चतुर्थक का मतलब है ज्ञान आधारित। ज्ञान आधारित का मतलब क्या हुआ? देखो तृतीयक जो है, टर्शियरी जो सेक्टर है, इसी सेक्टर को 2 और भागों में डिवाइड किया जाता है। इसी को 2 और भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है, यानी टर्शियरी सेक्टर ही 2 भाग में बटा है। टर्शियरी सेक्टर ही 2 भाग में बटा है। एक होता है क्वाटरनरी, जिसको चतुर्थक कहते हैं, और एक होता है क्वाइनरी, जिसको पंचम कहते हैं। तो टर्शियरी, अगर मान लो टर्शियरी बाप है, उससे 2 बेटा हुआ, तो बाप की क्वालिटी तो बेटे में रहेगी। तो इसीलिए ऑप्शन में कभी भी टर्शियरी और क्वाटरनरी नहीं देगा, टर्शियरी और क्वाइनरी नहीं देगा, क्योंकि टर्शियरी वाली क्वालिटी तो क्वाइनरी में मिलेगी ही, टर्शियरी वाली क्वालिटी तो आपको क्वाटरनरी में भी मिलेगी। इसलिए जब ऑप्शन देना होगा तो चतुर्थक, द्वितीयक, पंचम देगा, प्रथम देगा, ऐसा।
तृतीयक नहीं देगा क्योंकि इन दोनों की क्वालिटी मैच खाएगी। ठीक है, अब देखिए तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या आया और चतुर्थक में आएगा, जैसे नॉलेज इकोनॉमी। नॉलेज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? नॉलेज इकोनॉमी का मतलब होता है कि वैसी इकोनॉमी जिसमें नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। जैसे मान लो मैं टीचर हूं, नॉलेज वाला इकोनॉमी हुआ। कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, कोई साइंटिस्ट है, ये सब कैसी इकोनॉमी है? नॉलेज इकोनॉमी। तो अगर आप हमसे पूछेंगे कि सर आप किस सेक्टर में आते हैं, तो भैया हम आते हैं टर्शियरी में। और अगर आप डीप जाएंगे तो आप पूछेंगे तो हम कहेंगे भैया हम टर्शियरी के अंदर क्वार्टनरी में आते हैं, क्योंकि हम नॉलेज बेस्ड व्यक्ति हैं। मेरा जो प्रोफेशन है वो नॉलेज बेस्ड है, इसीलिए हम इसमें आते हैं, चतुर्थक में। अब यही जो निर्णय लेने वाली बॉडी होगी, निर्णय लेने वाली बॉडी होगी, वो आएगी पंचम में। वही निर्णय लेने वाली बॉडी होगी। निर्णय लेने वाली बॉडी का मतलब, जैसे अगर मैं टीचर हूं तो मैं क्वाइनरी में आ गया, सॉरी क्वार्टनरी में आ गया। लेकिन अगर मैं मान लो एचओडी हूं, अगर मान लो मैं इसरो का साइंटिस्ट हूं, इसरो का चेयरमैन हूं, तो वैसा पोजीशन जिसमें मैं निर्णय ले सकता हूं, उसमें मैं इसमें आ गया। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि अगर देखो, अगर जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, जैसे वरुण है, वो क्वाइनरी में चतुर्थक में आएगा, क्वार्टनरी में। लेकिन अगर वरुण सर किसी निर्णय लेने वाली जगह पर बैठे हुए हैं, वो किस में आ जाएगा? क्वाइनरी में। अगर वरुण सर पुलिस है, तब वो भी आ जाएगा क्वार्टनरी में। लेकिन अगर वरुण सर डीजीपी हैं तो आ जाएंगे क्वाइनरी में। नीति आयोग थिंक टैंक है, डिसीजन लेता है, इसमें आ जाएगा। तो वैसी बॉडी जो निर्णय ले सकती है वो इसमें आएगी। कॉलेज में ही प्रोफेसर ऊपर वाले में आएगा और एचओडी इसमें आएगा। पुलिस के नॉर्मल अधिकारी इसमें आएंगे, डीजीपी इसमें आएगा। सरकार, मंत्री, ये सब क्वाइनरी में आएंगे, डिसीजन लेने वाले बॉडी में। ठीक है, तो ये जो है वो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है। ये चारों क्षेत्र को पढ़ना है। अब जैसा कह रहा है कि हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे, तो हमसे तो अब एमसीक्यू पढ़ के कोई फायदा आपको है नहीं। कोई बेनिफिट तो आपको मिलना नहीं है। चलिए फिर भी करा देते हैं, काम आ जाए शायद। बताइए, मिक्स इकोनॉमी किसको कहते हैं? एक्सप्लोरेशन ऑफ माइनिंग, अर्थ से सीधा आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वो प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन बी। व्याख्या दिया हुआ है, इसको पढ़ लेंगे एग्जाम देने से पहले। एग्जाम का नाम भी लिखा है, कब पूछा गया था। क्या हो जाएगा? मिक्स्ड इकोनॉमी।
इंडिया को किस तरह की इकोनॉमी आप बोलेंगे? कैसी इकोनॉमी कहेंगे इंडिया को? तो सर इंडिया को कहेंगे जहां पर लेबर ज्यादा है, जहां पर लेबर ज्यादा है। एक विकसित अर्थव्यवस्था सामान्यतः किससे पहचानी जाती है? तो विकसित अर्थव्यवस्था सामान्य तौर पर किससे पहचानी जाएगी भाई? अल्प विकसित, अविकसित कह रहा है, अंडर डेवलप्ड। तो देखिए, पूंजी निर्माण की दर कम होगी। पूंजी निर्माण का मतलब होता है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है वैसा गुड्स जिससे भविष्य में आप कोई चीज प्रोड्यूस करके उसको बेच सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कैमरा है, अब इस कैमरे से क्या कर रहा हूं मैं? आपको टीचिंग सर्विसेज दे रहा हूं। तो कैपिटल गुड्स का मतलब वैसा गुड्स जो भविष्य में यूज हो। जैसे मशीन है, उससे आप ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं, वो कैपिटल गुड्स आएगा। तो वैसा वस्तु जिससे आप भविष्य में उत्पादन बढ़ा सकते हैं, वो कैपिटल गुड्स है। यही कैमरा कैपिटल गुड्स भी हो सकता है, यही कैमरा कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है। कंज्यूमर गुड्स कब होगा? जब इसका मैं पर्सनल यूज करूंगा। कैपिटल गुड्स कब होगा? जब इसका मैं मास के लिए इस्तेमाल करूंगा, लोगों के लिए इस्तेमाल करूंगा, उत्पादन के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो कैपिटल गुड्स जो है वो कम होता है अविकसित में, ठीक बात है। डिपेंडेंसी रेशियो कम कैसे होगा? अविकसित अर्थव्यवस्था में डिपेंडेंसी यानी एक खाएगा, एक कमाएगा, 10 लोग खाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। और टर्शियरी सेक्टर में लोग नहीं होते, इसमें कृषि सेक्टर में लोग होते हैं अविकसित। तो 1 और 2 आगे। अब इसको तो कल पढ़ाना है, तो फिर उसके बाद देखेंगे। हाँ, ये बताइए। क्या हो जाएगा? व्यक्ति और राज्य दोनों। तो यहां से आप रिवीजन कर सकते हैं। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, सारा कुछ जो है वो आप इस लास्ट के इकोनॉमी रिवीजन चार्ट से आप रिवीजन कर सकते हैं। चलिए, अब कल जो है वो स्टार्ट में आप लोगों से फिर वापस से एमसीक्यू करेंगे। स्टार्ट में करेंगे कल, स्टार्टिंग में जो है फिर वापस से आपसे एमसीक्यू करेंगे। इसी चैप्टर का कल स्टार्टिंग में एमसीक्यू करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। थैंक यू।